पर है कि जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं। आपको मालूम होना चाहिए जल को नीर कहते हैं, बिल्कुल। समीर की अगर हम बात करते हैं, समीर ये हवा का पर्यायवाची है। सलिल भी साथियों जल को कहते हैं, और अम्ब की अगर बात करें तो अंबु कहते हैं साथियों जल को। तो मैं कहूंगा यहाँ पर आपके सवाल का जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? मैं कहूंगा तुलसीदास ही विनय पत्रिका के रचयिता है। अगला देखिए, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग साथियों क्या होगा? तो मैं कहूंगा प्रति यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग का ही तो काम करेगा। अगला देखिए, यथा शीर्घ में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए अगर किसी भी शब्द का पहला पद आपको यथा दिख जाए तो वहां पर कौन सा समास होगा? हमेशा अव्यय भाव समास होगा। या मैं आपको बताता हूं, बड़ा आ दिख जाए किसी शब्द का पहला पद, अनु दिख जाए है ना, या प्रति दिख जाए तो वहां पर आपका अव्यय भाव समास ही होता है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? मैं कह सकता हूं अगर किसी शब्द का पहला पद आपको संख्यावाचक दिख जाए, यानी कि संख्या अगर आ रही जिसके चौराहा यानी कि चार आ रहा है, तो मैं कहूंगा वहां पर कौन सा समास होगा? वहां पर आपका द्विगु समास होगा। उसके बाद देखिए, चरण कमल में कौन सा समास है? मैं कहूंगा चरण कमल में कौन सा समास है साथियों? तत्पुरुष समास है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, निंदा का विलोम क्या हो सकता है? तो निंदा मतलब क्या होता है साथियों? निंदा मतलब होता है कहीं ना कहीं बुराई, और उसका विलोम क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा, क्योंकि स्तुति का मतलब होता है तारीफ करना। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सी, यानी कि उसमें संख्या हो, अनिश्चित हो, लेकिन संख्या के बारे में पता ना हो कि भाई 10 है, 20 है, 50 है। तो बहुत आदमी, पूरा आनंद तो नहीं कह सकते, सब जंगल, बहुत दूध। मैं कहूंगा बहुत आदमी कुछ भी आदमी हो सकते हैं, 10 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी। तो बहुत आदमी शब्द जो है, ये जो विशेषण है, ये एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसलिए सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करें। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो मैं कहूंगा हम पढ़ते हैं, इसी क्या क्रिया विशेषण है। पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करे, वे कमाते हैं। किशन बहुत तेज दौड़ता है, बिल्कुल साथियों इसमें क्रिया विशेषण है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तेज दौड़ते हैं, क्रिया की विशेषता बताइए साथियों इस तेज शब्द ने। तो ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है तेज शब्द। अगला देखिए साथियों, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन करिए। अनिमेष आपसे पूछा जा रहा है, अनिमेष का मतलब क्या होता है? किसी के पीछे चलने वाले को अनिमेष कहते नहीं, बिना पलक गिराए हुए को साथियों कहा जाता है अनिमेष। रामधारी सिंह दिनकर की रचना इसमें से कौन सी नहीं? देखिए उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना, ये आपको ध्यान रखना है। रेणुका भी है और रश्मि रथी भी, यानी कि ये तीनों तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लेकिन स्वर्ण धूलि की अगर हम बात करते हैं, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बस इतनी सी बात मुझे साथियों बता दीजिए। तो मैं कहूंगा इसमें लाटा अनुप्रास है। कौन सा अनुप्रास अलंकार है? मैं कहूंगा लाटा अनुप्रास है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। दिन निस दिन बरसत नयन हमारे, पंक्ति में कौन सा आपसे पूछा जा रहा है साथियों रस है? बताइए। संयोग श्रृंगार रस है। देखिए निस दिन बरसत नयन हमारे, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, अगर मिलन हो जाए प्रेम और प्रेमिका का तो संयोग श्रृंगार रस होगा। लेकिन अगर मिलन ना हो, वो दोनों दूर हो, तो वहां पर वियोग श्रृंगार रस होगा। क्या इसका मतलब? देखिए निस दिन बरसत नयन हमारे, यानी कि हमारे नयन एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको देखना चाह रहा है, इसी टाइप का मतलब कुछ है। निस दिन बरसत नयन हमारे नयन बरसत। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं मैं ये ट्रिक से कहूंगा कि इसको वियोग श्रृंगार रस की कैटेगरी में आना चाहिए, और यही आपका जवाब हो जाएगा, है ना। अगर संयोग श्रृंगार रस होता तो मिलन कहीं की बात चल रही होती, मिलन वर्ड जरूर आता साथियों यहाँ पर। खैर अगले नंबर का सवाल देखिए, उज्ज्वल में संधि कौन सी है? बात आपसे पूछी जा रही है। मैं कहूंगा साथियों इसमें व्यंजन संधि है। आंसर आपका भी होगा। अगला देखिए, हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो साथियों वाक्य पूरा होने के लिए होता है, नहीं संकेत देने के लिए, नहीं अर्थ स्पष्ट करने के लिए, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए हंसपद का इस्तेमाल होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। ये सवाल साथियों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रही कि इनमें से किस वाक्य में कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि गलत इस्तेमाल किया गया है। ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। चलिए, कह रही कि रोगी ने पानी मांगा मगर नर्स ने अनसुना किया, यहां पर सही है। उसने कहा था कि उसने चोरी नहीं की, सही है। उस दिन पिताजी से मुझसे पूछा ही नहीं, उस दिन पिताजी से या पिताजी ने, है ना, कारक चिन्ह का गलत इस्तेमाल हुआ है। उस दिन पिताजी से नहीं आना चाहिए, ने आना चाहिए। उस दिन पिताजी ने मुझसे पूछा ही नहीं। तो कुल मिला के दिक्कत इसी में है। सच सच बताओ तुमने उसे किस बात पर पीटा, ये भी सही है। तो गलती इसमें है, तो यही आपका जवाब होगा। अगला देखिए, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। केवल 4 रुपए मात्र दीजिए, पदक्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है आपसे पूछा जा रहा है। केवल भी बता दिया और मात्र भी बता दिया, वाह भाई वाह, गलत हो जाएगा। फूलों की एक माला, बिल्कुल साथ, फूलों की एक माला चाहिए, सही है। ठंडा घड़े का पानी, घड़ा ठंडा थोड़ी ना होता है ऐसा, तो ये है संभव हो सकता है, ये भी गलत मैं कहूंगा। सही कौन सा है? सही आपका ऑप्शन नंबर बी। वाक्य शुद्ध यानी कि कौन सा वाक्य सातों शुद्ध है? रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है ना, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। चलिए
देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये जो स्पेस यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए। रामचरितमानस एक तो चीज ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, ये सही है, ये भी गलत है। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसमें अकर्मक क्रिया साथों किसमें है? मैं कहूंगा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ, सकर्मक क्रिया है। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं क्या? ये चीजें बिल्कुल साथों सकर्मक क्रिया है। शाम सोता है, सोना एक अकर्मक क्रिया होती है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। रमा विद्यालय से घर जाती है, इसमें कारक आपसे पूछा जा रहा है। देखिए रमा विद्यालय से, मैंने आपको बताया था अगर से आ जाए और दो चीजों में अलगाव हो, जैसे कि रमा विद्यालय से अलग हो रही है, अलगाव हो रहा है, तो वहां पर अपादान क्रिया, अपादान कारक होता है। आंसर आपका ए हो जाता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किसमें है? ये आप लोग बता दीजिए। मुझे पता है कि आज वह यहां आएगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, वहां तो बिल्कुल पत्थर बन गया है, तुम तेरा घर। देखिए तेरा मेरा अगर इस्तेमाल हो तो उसको गलत मान लिया जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरसो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। देखिए ये सवाल आता है तो ये डिक्टो सवाल आएगा। इन पंक्तियों में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें छंद कौन सा है। छंद हम साथियों मात्राओं का काउंट करके यहाँ पर बताएंगे। देखिए पहला चरण आपका यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा चरण यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर खत्म होता है, और तीसरा चरण यहाँ से लेकर साथियों, और चौथा चरण आपका यहाँ से यहाँ तक है। अब पहले चरण में हम देखते हैं कितनी मात्रा। देखिए 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 मात्राएं होंगी पहले चरण में। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि दूसरे चरण में साथियों 11 मात्राएं होंगी। फिर इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर 13 मात्राएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 मात्राएं होंगी। यानी कि अगर साथियों 4 चरण हो और साथियों 13 11 ये मात्राएं आ रही हो, तो वो क्या होगा? वो छंद साथ उसमें वो दोहा होगा। दोहा कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी में, तो ये आपका जवाब होगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट था, डिक्टो सवाल आएगा साथियों, आप लोग क्या दोहा लगा देंगे मात्राओं को काउंट करके। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि सुधा का अनेकार्थी शब्द साथियों इसमें क्या है? ये बात आपसे पूछी जा रही है। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों अमृत और पानी है, सुधा का अनेकार्थी शब्द, आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए नमन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य का कर्म वाच्य में रूपांतरण क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है साथियों? नमन पुस्तक पढ़ रहा है, नमन पुस्तक पढ़ेगा, नमन से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। देखिए इसका कर्म वाच्य बनाना है तो द्वारा इसमें लग जाएगा, यानी कि नमन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म वाच्य हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग, यानी कि सभी उसमें महाप्राण होना चाहिए साथियों। खा छ ठा है ना, या धा च डा मा शा धा या दा धा, मैं कहूंगा खा छा ठा, ये इसमें सारे के सारे वर्ण महाप्राण हैं। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस वाक्य में दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग किया गया है? कहां पर किया गया है? वह मेरी ओर आ रही है, मेरे बदले तुम चले जाओ, वह एक सप्ताह बाद आया, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं। दिशा बताई जा रही है, दिशा बताई जा रही है, वह मेरी ओर आ रही है, इसमें दिशावाचक दिशा बताई जा रही है, तो इसमें ही दिशावाचक संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो मैं कहूंगा साहित्य के क्षेत्र में ही साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। वधु शब्द का बहुवचन साथियों क्या हो सकता है? तो वधु का वधुएं हो जाएगा, और वधुएं कौन सा सही है? वधुएं आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आल्हा खंड किस बोली में लिखा गया है? तो ये साथियों किस बोली में लिखा गया है? मैं कहूंगा बुंदेली में लिखा गया है, तो बुंदेली आपके सवाल का जवाब होगा। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या हो सकता है? तो गहरा को गहराई कहोगे, गहराना कहोगे, गहराई कहोगे, गहरा कहोगे, मैं कहूंगा गहरा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? गहराई हो जाएगा। उसके बाद देखिए जय का इनमें से कौन सा सही विलोम शब्द है? जय का क्या हो जाएगा भाई साहब? पराजय हो जाएगा, और पराजय कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, है ना, तो इसमें सातों तत्पुरुष समास हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है। दोहावली तुलसीदास जी की, गीतावली, रामचरितमानस, लेकिन यामा की अगर बात करते हैं तो ये साथियों महादेवी वर्मा की रचना है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? बच्चापन बनेगा, बचापन बनेगा, या बचावापन बनेगा, बचपन बनेगा? मैं कहूंगा बच्चा में अगर पन प्रत्यय जोड़ दोगे तो बचपन शब्द बन जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द देशज है? आपसे पूछी जा रही है। आग, बच्चा, खिड़की, फूल, मैं कहूंगा खिड़की शब्द जो है ना ये साथियों एक देश शब्द हो जाएगा। अगला देखिए, इंसानियत का संधि विच्छेद क्या हो सकता है? तो इंसान हो जाएगा, आयत नहीं होगा, ईयत होगा, यानी इंसानियत का संधि विच्छेद इंसान धन ईयत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाले में है। भई गति, सांप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? ये आप लोग एक बार बता दीजिए। सांप और छछूंदर जैसा होना नहीं, सांप का छछूंदर जैसा होना नहीं, दुविधा में पड़ जाना बिल्कुल साथियों, दुविधा में पड़ जाने को कहा जाता है भई गति सांप छछूंदर केरी। उसके कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचा बांध है? तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहां पर है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला देखिए, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो मैं कहूंगा नई दिल्ली में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में
से किस राज्य में देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक भाई साहब मिजोरम में था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मिजोरम आपका सही जवाब हो जाएगा। महाकाव्य कविता कामायनी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कामायनी के लेखक तो जयशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद देखिए मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए हैं? तो मैं कहूंगा भाग 4A में ही जोड़े गए हैं साथियों, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं? तो ये नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री, यही भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद देखिए सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, बताइए। चलिए, सेवियर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है या सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों सेवियर एक्यूट ये होगा, ये स्कैल्प तो नहीं होता, साउंड भी नहीं होता, यहाँ पर साथियों रेस्पिरेटरी होना चाहिए, ये हो जाएगा, है ना। तो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ये हो जाएगी सार्स की फुल फॉर्म। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, बात आपसे पूछी जा रही है। तो मैं कह सकता हूं साथियों कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, 18। ऑप्शन नंबर बी आपका जवाब होगा। हाल ही में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान रख दिया गया है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है? तो मैं कहूंगा अगर हम अनुच्छेद 25 की बात करते हैं साथियों तो यह अनुच्छेद भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। उसके बाद देखिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत का पहला नगर निगम कहां पर स्थापित किया गया था? तो ये तो साथियों मद्रास में स्थापित किया गया था। जो भारत का पहला नगर निगम था ना, ये मद्रास में ही स्थापित किया गया था। अगला देखिए शेयर चैट के सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा अंकुश सचदेवा इनका नाम है, शेयर चैट के ये सीईओ हैं। उसके बाद देखिए द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंग है साथियों, ये इस पुस्तक के लेखक हैं, इसलिए पुस्तक महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पुस्तक के लेखक स्टीफन हॉकिंग है, आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1942 में शुरू किया गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब शुरू की गई थी? तो ये 1881 में पहली पूर्ण नियमित जनगणना शुरू की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का सवाल है जातिगत समानता का प्रचार करने के लिए ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो इन्होंने साथियों सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसने की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना? ज्योतिबा फुले जी ने की थी। उसके बाद देखिए केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है साथियों? तो वाझाचल जलप्रपात है, दूध सागर है, या साथियों अगर बात करें अथिरापिल्ली जलप्रपात है। मैं कहूंगा अथिरापिल्ली जलप्रपात ही ये केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो आपको ध्यान रखना है ग्रामीण से ग्रामीण तक का, यानी कि जो जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं कि किस प्रवासन धारा, तो ग्रामीण से ग्रामीण धारा प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक था, ये आपको साथियों ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ की घटना की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में न्यायिक समिति गठित की गई है? तो न्यायाधीश हर्ष कुमार की अध्यक्षता में ही साथियों न्यायिक समिति गठित की गई है। अगला सवाल देखिए पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025 ये किसने जीता है? तो ये जीता है रांची राण बंगाल टाइगर्स ने जीता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए मैगिनॉट रेगा के मध्य, यानी कि किन किन के ये साथियों मध्य है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम कब से लागू की गई? तो कब से लागू की जाएगी नहीं साथियों, ये 1 अप्रैल 2025 से लागू की जा चुकी है। तो कुल मिला के इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि ईवीएम चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या होता है? तो साथियों ई का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, आप लोग मुझे बता दीजिए। ईवीएम के मामले में इलेक्ट्रॉनिक होता है, इमरजेंसी होता है, यूरोपे होता है साथियों, या ईवे होता है, बताइए। देखिए ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहते हैं, तो साथियों इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव जो होते हैं यही राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति के साथियों सचिव होते हैं। उसके बाद देखिए भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए और साथियों आप लोग मुझे बताइए कि आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है, फटाफट बताइए। चलिए तो अगर आपका जवाब 24 दिसंबर है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग का तृतीयक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मार्गदर्शन और सुरक्षा, तत्परता और प्रतिक्रिया, दृढ़ता और गश्त, या बचाव और संरक्षण। मैं कहूंगा बचाव और संरक्षण ही उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग का तृतीयक उद्देश्य है। एशिया और प्रशांत के लिए प्रमुख संकेत रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? तो ये एशियाई विकास बैंक जो है ना, यही एशिया और प्रशांत के लिए प्रमुख संकेत रिपोर्ट जो है ना, यही साथियों प्रकाशित करता है। आंसर आपका
आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैं कहूंगा साथियों किसकी बात चल रही है? धोबिया नृत्य की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है साथियों, धोबिया लोक नृत्य। कहने के साथियों मज्जा का लेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आपको ध्यान रखना है विटामिन सी जो है ना ये मज्जा के गठन में ये विटामिन मदद करता है। अधिकांश प्रमुख खेल पुरस्कारों के साथ नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है जिसमें नकद पुरस्कार शामिल नहीं है? तो कौन सी किसकी बात चल रही है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, तो इसमें साथियों नकद पुरस्कार होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार में भी होता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में नहीं होता है, नहीं होता है, तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रही है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व एक गुरु नानक जी की जयंती के रूप में ही तो मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 था, इसके तहत ही साथियों इसके तहत ही अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए अगले नंबर का यानी कि 51 ए के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे ने सीट क्षमता के अनुसार 2025 में शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में स्थान हासिल किया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कहां पर स्थित है? जो दिल्ली में स्थित है, ये आप लोग याद रखेंगे। पहली बार ईमेल के जरिए EFIR कहां पर दर्ज की गई है? तो ये साथियों जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई है। उसके बाद देखिए किस संस्थान ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये साथियों किसने जारी की है? ये यूनेस्को ने जारी की है। तो यूनेस्को आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, साक्षी मलिक ने वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में ओलंपिक पदक जीता था? तो इन्होंने साथियों 58 किलोग्राम में ओलंपिक पदक जीता था। उसके बाद देखिए मरु महोत्सव जिसे रेगिस्तानी त्योहार के रूप में जाना जाता है, ये कहां पर मनाया जाता है? तो ये जैसलमेर में मनाया जाता है मरु नामक महोत्सव। सही जवाब आपका जो जाएगा वो। रोम का संबंध इटली से है, तो मैड्रिड का संबंध किससे होगा? जैसे इटली की राजधानी रोम है, वैसे मैड्रिड किसकी राजधानी है? बस इतनी सी बात आपको बताना है। मैं कहूंगा स्पेन की राजधानी है साथियों मैड्रिड, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए किसी निश्चित कूट भाषा में TEDI को 11 लिखा जाता है, SUCBVO को 13 लिखा जाता है, तो YXJIAZL को क्या लिखा जाएगा? देखिए ऐसा तो नहीं साथियों, देखिए अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे जैसे कि T 20 पर होती है, E 5 पर होती है, तो फिर ये तो साथियों बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक काम करिए साथियों 1 2 3 4, जैसे कि ये 4 है, ये 4 से 11 जो बना है ना। अच्छा इसकी अगर बात करें 1 2 3 4 5 6, ये 6 है और ये 6 से 13 बना है। तो मेरा मानना है कि अगर हम 4 में 7 जोड़ते हैं तो 11 बन जाता है, 6 में 7 जोड़ते हैं तो 13 बन जाता है। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 में 7 जोड़ेंगे यहाँ पर भी 14 बन जाएगा। और 14 कहाँ पर है? 14 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। चलिए साथियों अच्छा सवाल था, अच्छा कॉन्सेप्ट था। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट देखा और आपके एग्जाम में आ गया तो बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि एक एक सवाल को करके कहते नहीं है बूंद बूंद करके दरिया बनता है। तो एक एक कॉन्सेप्ट को सीख कर, एक एक सवाल को सीख कर आपका सिलेक्शन होता है ऐसे ही साथियों। चलिए तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक पासा नहीं है? अच्छा मानक पासा कौन सा नहीं है? जिसका योगफल अगर 7 आ जाए तो वो मानक पासा नहीं है। जैसे कि 1 4 5 आ रहा है, 7 नहीं आना चाहिए, 1 5 6 आ रहा है, 4 5 9 आ रहा है, तो ये आपका जो है ना ये आपका मानक पासा है। मानक पासा क्या होता है साथियों? मानक पासा इसमें से कौन सा नहीं है ये देख रहे हैं, ये तो है ना, क्योंकि इसका योगफल 7 नहीं बना है। 3 6 ठीक है, 7 नहीं बना, ये भी 7 नहीं बना, ये भी 7 नहीं बना, यानी कि अगर बात करते साथियों ये भी मानक पासा है, ये भी मानक पासा है, ये भी है। इसकी अगर बात करें ये भी साथियों है। मानक पासे की अगर बात करें, अब देखिए 6 और 1 कितना बन गया है? 7 बन गया है, तो ये मानक पासा नहीं है। मैं कहूंगा चौथा वाला मानक पासा नहीं है और यही आपका जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिए गए 4 अक्षरच है, इसमें आपको करना है कि इसमें सबसे अलग आपको पहचानना है, सबसे अलग आपको कौन सा यहाँ पर लग रहा है मुझे बताइए। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों, जैसे कि N जो होता है N 14 पर होता है, Y आपका 25 पर होता है, J आपका 10 पर होता है। उसी प्रकार अगर इसकी अगर बात करते हैं तो T 20 पर होता है, E 5 पर होता है और P आपका 16 पर होता है। C जो है ना वो 3 पर होता है, N 14 पर होता है और Y आपका 25 पर होता है। इसकी अगर बात करते हैं Q 17 पर होता है, Z 26 पर होता है, Q 11 पर होता है। देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, देखिए 14 से 25 हुआ है, कितना बड़ा है? मैं कहूँगा 11 बड़ा है। यहाँ पर कितना बड़ा है साथियों? यहाँ पर भी 11 बड़ा है कि 26 1 हो जाएगा, फिर A से शुरुआत होगी ABCD। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं यहाँ पर 11, यहाँ पर 11, 3 से 14 हुआ, 11 बड़ा है, 14 से 25 हुआ है, 11 बड़ा है। अच्छा ये B वाला रह गया है। अब अगर यहाँ पर साथियों TEP की अगर बात करें यानी कि 20 5 16 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी देखिए 20 से 5 हुआ है, आपका 6 उधर चला जाएगा और 5 ये आ गया, तो कुल मिला के 11 बड़ा है। और 5 से 16 हुआ, यहाँ पर भी 11 बड़ा है। अब देखिए यानी कि इसमें तो सेम लॉजिक लग रहा है। 17 से 26 हुआ है, देखिए 18 19 20 21 22 23 24 25 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो इसमें तो भाई साहब नहीं बढ़ रहा है, 9 बढ़ रहा है, तो मैं कहूँगा यही सबसे अलग हो जाएगा और यही आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि कहा गया था कौन सा ऑप्शन सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन सबसे अलग है। उसके बाद देखिए साथियों, पूजा बिंदु ए से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे साथियों यहाँ पर। चलिए तो ट्राई करते हैं साथियों, इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं कि पूजा बिंदु ए से, मान लीजिए बिंदु ए आपका यहाँ पर है, बिंदु ए से पूर्व की ओर साथियों 4 किलोमीटर चलती है, चला दिया। कह रही कि वो दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर ड्राइव करती है, दाएं मुड़ती है और 2 किलोमीटर चलती है, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। कह रही कि वह फिर से पुनः बाएं मुड़ती है और बिंदु बी तक जाने के लिए 2 किलोमीटर चलती है। बिंदु बी यहाँ पर होगी, बिंदु बी तक जाने के लिए 2 किलोमीटर चलेगी। जब ये 2 है तो ये भी लगभग इतनी ही बनेगी, 2। उसके बाद कहा जा रहा है कि बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए अब उसे कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, यानी कि यहां से लेकर ये दूरी यहां तक कितनी है। तो जब ये 3 है तो ये भी साथियों 3 होगी, और ये 4 है तो 4 + 3 कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर की दूरी पर है वो। और दूसरा सवाल पूछा जा रहा है कि ए तक जाने के लिए किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो भाई साहब ये दिशा क्या होती है, ये दिशा आपकी पश्चिम होती है। तो पश्चिम और 7 किलोमीटर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, है ना, परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 11 भाग। क्या क्या लिखा हुआ है साथियों, 11 भाग 4 + 3 गुणा 3 - 1। इसको सॉल्व करके बताइए साथियों यहाँ पर क्या आएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अभी हमें चेंज करना है ना साथियों, जैसे कि ये भाग की जगह पर गुणा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका गुणा आ जाएगा, तो गुणा मैंने लिख दिया। और अगर बात करते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये भाग है, सॉरी गुणा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है, 11 चौक 44 हो जाएगा, प्लस 3 से 3 कट होगा तो 1 आ जाएगा, ये 1 प्लस का 1 माइनस का हट जाएगा, यानी कि 44 यहाँ पर आ जाएगा। और 44 आपका ऑप्शन नंबर ए वाले में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले साथियों आपका नंबर सीरीज का सवाल है, 201 है, उसके बाद 200 आ गया, और फिर ये तो घट रहा है साथियों, 197 आ गया और फिर साथियों 192 आ गया, और फिर आपका 185 आ गया। तो अगला नंबर यहाँ पर साथियों क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो 201 से 200 हुआ है, 1 घटा है, यहाँ पर 3 घटा है, 197 से यहाँ पर 92 हुआ है, तो मैं कहूँगा 5 घटा है, 92 से 85 हुआ है, तो 92 से 85 हुआ साथियों 7 घटा है, यहाँ पर कितना घटेगा, जाहिर सी बात है 9 घटेगा, तो 9 घटाओगे मैं कहूँगा 176 आ जाएगा। 176 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रहे हैं कर्मचारी पुरुष इंजीनियर, इसके लिए जो आरेख बन सकता है वो कौन सा बन सकता है। देखिए मैं तो ये कहूंगा कि जो पुरुष हैं वो कर्मचारी भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ पुरुष कर्मचारी भी हो सकते हैं और कुछ पुरुष इंजीनियर भी हो सकते हैं, और कुछ इंजीनियर भी कर्मचारी भी हो सकते हैं और कुछ कर्मचारी इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो मैं कहूंगा कुल मिला के तीनों लोग ऐसे करके बनेंगे। तो ऐसे करके साथों कहां पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है, तो यही आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथों आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में आई एम फाइन को लिखा जाता है LESUKIM किम, यू आर फाइन को लिखा जाता है SEKIMDE, और ऑल आर फाइन को लिखा जाता है किम रेव से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑल का कोड यहाँ पर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए ऑल कहां पर है, ऑल आपका यहां पर है, यानी कि ऑल का कोड किम होगा, या तो RU होगा, या तो हो सकता है SU होगा। उससे पहले हमें साथियों आर फाइन का कोड निकालना होगा, आर फाइन का कोड हमें साथियों यहाँ पर निकालना होगा। अच्छा देखिए आर फाइन यहाँ पर भी है और आर फाइन यहाँ पर भी है, यानी कि इसमें से और इसमें से जो सेम होगा ना, वही आर फाइन का कोड होगा। एक तो यहाँ पर सेम है SE और एक दूसरी चीज सेम है साथियों KIM, यानी कि अब आपका SE आंसर नहीं हो सकता, KIM आंसर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये तो आर और फाइन के कोड हैं, बचा RU, तो RU ही आपका साथियों ऑल का कोड हो जाएगा और यही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। यानी कि एक घड़ी में 10:50 का समय हो रहा है, तो बताइए इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या दिखाई देगा। मान लीजिए साथियों ये आपके सामने यहाँ पर क्या बना दी गई है, घड़ी बना दी गई है, 10 और 11 और उसके बाद साथियों 1 और फिर यहाँ पर 2। इतनी बात क्लियर है, क्यों सारे नंबर बनाओ। 10:50 हो रहा है साथियों, मैं कहूँगा 10:50 हो रहा है, तो एक छोटी वाली सुई जो है ना वो साथियों कहीं यहाँ पर होगी, ऐसे करके होगी। 10:50 हो रहा है और 1 मिनट वाली सुई साथियों आपकी ये होगी, समझ गए। अब अगर आप ये दर्पण में देखते हैं, दर्पण में अगर आप देखते हैं तो साथियों क्या समय दिखाई देगा, तो मैं कहूंगा जो घंटे वाली सुई है वो तो साथियों आपकी 1 पर हो जाएगी, है ना, 1 पर हो जाएगी। कहां पर हो जाएगी, 1 पर आपकी हो जाएगी, 1 सेकंड। और जो मिनट वाली आपकी सुई है साथियों वो आपकी कहां पर हो जाए, देखिए घंटे वाली सुई आपकी ये होगी और मिनट वाली सुई आपकी ये हो गई। तो कुल मिला के ऐसा बनेगा। एक ट्रिक भी है, अगर आपको कोई समय दे रखा हो और दर्पण में आपको प्रतिबिंब देखना हो तो आपको क्या घटा देना है साथियों, ये मैं आपको यहाँ पर जो है ना साथियों वो बता दें। आपको 11:60 में से 11:60 से ये समय घटा देना। देखिए यही निकलेगा 1:10।
10 आ गया और 50 आ गया, इसमें से 60 में से 50 जाएगा, 10 बचेगा और इसमें से 1 जाएगा, यानी कि 1 बजकर 10 मिनट बचेगा। तो आंसर आपका कुल मिला के होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि साथियों 7 है, उसके बाद 14 हो गया, उसके बाद 25 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 45 हो गया और फिर 81 हो गया। तो अगला नंबर क्या होगा, और फिर यहाँ पर 239 साथियों आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, 7 से यहाँ पर 14 हुआ है, ठीक है, 7 से यहाँ पर क्या हुआ है, 14 हुआ है। तो यहाँ पर 7 बड़ा है, 14 से अगर 25 हुआ है तो यहाँ पर 11 बड़ा है, और 25 से यहाँ पर 45 हो गया है तो पूरा पूरा 20 बड़ा है, 45 से यहाँ पर 81 हो गया है तो 35 और 1 है आपका 36 बड़ा है। अब यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा, देखिए साथियों। अच्छा और थोड़ा सा एक बार आप लोग करके देखिए, 7 से 11 हुआ है, 4 बड़ा है, यहाँ पर 9 बड़ा है, यहाँ पर 16 बड़ा। अरे भाई ये नंबर तो जाने पहचाने लग रहे हैं, 4 9 16, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा। तो 36 25 कितना होता है, मैं कहूँगा 61 होता है, यानी कि 81 में 61 जोड़ा जाएगा और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 1 और 1 2 हो जाएगा, 6 और 6 आपका 14 हो जाएगा, 142 यहाँ पर आ जाएगा और 142 हमें ऑप्शन नंबर ए में मिल चुका है और यही आपके सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है साथियों नंबर सीरीज का सवाल है। 3 से 4 सवाल आएंगे नंबर सीरीज में कांस्टेबल के एग्जाम में। 23 है, उसके बाद साथियों 32 है, उसके बाद 67 है, उसके बाद 76 है और फिर साथियों 155 है और उसके बाद साथियों 164 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ध्यान से देखेंगे तो आंसर तक आप लोग पहुंच जाएंगे। देखिए अगर हम 23 से 32 पर जाएं, ठीक है, 32 से 67 पर जाएं, है ना, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गैप हो गया। एक काम करिए साथियों, अगर हम यहाँ पर साथियों अगर हम बात करें 23 से 67 पर जाएं और 67 से 155 पर जाए तो देखिए क्या हो रहा है। जैसे कि 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 5 में से 7 जा नहीं सकता तो 1 ले लेंगे दहाई, 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा तो साथियों यहाँ पर 8 बचेगा। अब ये 14 हो गया है, 14 में से ये जाएगा तो 8 बचेगा। देखिए 44 और 88 कुछ आपको लग रहा है। अब इसको एक बार देख लीजिए कि 32 से 76 हुआ है तो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। देखिए भाई 44 आ गया। अब इसको देखिए 76 घटाई 164 में से, तो 4 में से 6 जा नहीं सकता, 14 में से 6 जाएगा तो साथियों कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये 15 हो गया है, 15 में से 7 जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। देखिए 44 88 44 88, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 44 का डबल, यानी कि 44 का डबल साथियों कितना हो गया, 88 हो गया। अब 88 का डबल कितना होता है ये जरा देख लेते हैं। 88 का डबल 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, यानी कि यहाँ पर 176 आपको साथियों जो है ना वो बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हमें ये नंबर थोड़ी ना चाहिए, हमें ये नंबर चाहिए, तो यहाँ पर 176 आएगा। 155 और 176 कितने होते हैं साथियों, 5 6 11 हो जाएगा, है ना। और आपका ये कितना हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा, यानी कि 313 यहाँ पर आ जाएगा। और 313 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है ना। कुछ मिस्टेक हो गई, एक सेकंड रुकिए ज़रा। 155 और 176 कितना हो जाएगा, 11 हो गया। ये आपका 6 और 6 13 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 331 बनेगा साथियों। 331 आपका बनेगा और 331 कहाँ पर है, यानी कि DUT GSR JQP MON, उसके बाद कौन से 3 लेटर यहाँ पर आएंगे, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही। देखिए साथियों अगर हम D से G पर जाएँ तो 3 बढ़ रहा है, G से J पर जाएं तो 3 बढ़ना है, J से M पर जाएं तो 3 बढ़ना है, M से अगर हम 3 बढ़ाते हैं तो साथियों यहाँ पर P आ जाएगा और P एक तो यहाँ पर है। अब अगर बात करते हैं U से S पर जाते हैं, क्या U से S पर जाएं तो 2 घटा है, यहाँ पर 2 घटा है, फिर 2 घटा है, 2 घटेगा तो मैं कहूँगा साथियों यहाँ पर M आ जाएगा। तो PM एक तो यहाँ पर है। अब देखिए T से R 2 घटा 2 घटा 2 घटा 2 घटाएंगे तो मैं कहूँगा यहाँ पर L आ जाएगा। तो PML कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में, तो यही आपका जवाब होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल की अगर बात करें साथियों, कुछ इसमें जो है ना वो मिस्टेक है, वो मैं आपको यहाँ पर साथियों बता देता हूँ क्या यहाँ पर आपको मिस्टेक लगेगी। देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता, जैसे कि प्लस का अर्थ क्या है साथियों, यहाँ पर माइनस है, जहाँ प्लस दिखे माइनस लगा देना। माइनस की अगर बात करते हैं साथियों, माइनस का अर्थ यहाँ पर क्या है, माइनस का अर्थ यहाँ पर साथियों गुणा है, ठीक है। और गुणा का अर्थ क्या है साथियों, एक सेकेंड, माइनस का अर्थ गुणा हो गया और गुणा का अर्थ यहाँ पर साथियों भाग है और भाग का अर्थ प्लस है। भाग का अर्थ क्या है साथियों, प्लस है। इतनी बात क्लियर। तो कौन सा समीकरण सही होगा ये बात आपसे पूछी जा रही है। क्या ये वाला समीकरण साथियों सही होगा, 96/3 प्लस 56 3 प्लस 56 गुणा 16 माइनस 5 बराबर 45। अगर आपने ये सवाल कर लिया तो 2 से 3 नंबर आपके यहीं पक्के हो जाएंगे। यानी कि इस कॉन्सेप्ट पर आधारित 2 सवाल आपको साथियों जरूर देखने को मिलेंगे, है ना। चलिए तो ट्राई करते हैं साथियों इसको भी हम लोग। ये भाग है, देखिए
मतलब अब इस सवाल को हम ऑप्शन की मदद से करते हैं, और जिस किसी भी सवाल को हम ऑप्शन की मदद से करते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि उसमें आंसर डी से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए साथियों, अगर जैसे कि ये 15 है, माइनस का मतलब क्या है, गुणा, तो गुणा आ गया है ना। 6 गुणा का मतलब क्या है, भाग है तो भाग आ गया, प्लस 15, 15 प्लस, प्लस का मतलब क्या है, माइनस, तो माइनस आ गया, 80 आ जाएगा, भाग का मतलब क्या है, प्लस है 2 आ गया, तो 25 क्या इसको कैलकुलेट करके आ रहा है, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पहली बात तो ये कट सही तरीके से नहीं होगा, 15 गुणा 2 3 से कट होगा, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, माइनस 80, तो मुझे तो नहीं लग रहा है साथ, देखिए आएगा, ट्राई कर लेते एक बार। प्लस आपका 2, 5 से कट होगा, 5 3 15, 3 दूना 6, तो 80 में से 3 घटेगा, 2 जोड़ 25, तो किसी भी हालत में नहीं आएगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। फिर सी वाले को चेक करिए साथियों, आप लोग सी वाले को देखते हैं। देखिए जैसे कि ये क्या है साथियों, 108 है, सी वाला देख रहे हैं, 3 है, 36 है, और फिर उसके बाद 6 है, उसके बाद 15 है, बराबर आपका 105 आना चाहिए। ट्राई करिए साथियों, क्या दिक्कत है। देखिए अब यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है, माइनस से माइनस आ गया, माइनस है, माइनस का मतलब गुणा है, गुणा आ गया, गुणा है, गुणा का मतलब भाग है तो भाग आ गया, भाग है, भाग का मतलब प्लस आ गया। इसको कैलकुलेट करके अगर 105 आ गया तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए साथियों, सबसे पहले भाग सॉल्व करिए, 6 से 36 करेंगे तो 6 आएगा, 6 3 18 हो जाएगा, 18 और 108 यहाँ पर आ गया, और ये आपका साथियों 15 हो जाएगा, क्या 105 आ रहा है। अब देखिए साथियों, इसमें कितना आ जाएगा, मैं कहूंगा 108 में से 18 जाएगा, 90 आ जाएगा, 90 प्लस 15 कितना होता है, 105 होता है। बिल्कुल साथियों, ये आपका 5 और ये आपका 10, 105 बराबर 105 आ चुका है, यानी कि आपके इस सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही जाएगा। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल अब आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। कह रहे रोम इटली से संबंधित है, मैड्रिड किससे संबंधित है, रोम इटली की राजधानी है, मैड्रिड किसकी राजधानी है, स्पेन की राजधानी है, आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि सबसे पहले भाई साहब 33 है, उसके बाद 34 हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर 38 हो गया है, उसके बाद 47 हो गया है, और उसके बाद यहाँ पर साथियों 63 हो गया, तो अगला नंबर क्या हो सकता है, ये बात आपसे यहाँ पर पूछी जा रही, मुझे बताइए। चलिए भाई, चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो साफ साफ आपको दिख रहा है, एक बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर साथियों कितना बढ़ा है, 38 से 47 हुआ है, 48 नहीं तो 9 बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ कितना बढ़ रहा है साथियों, मुझे बताइए, 47 से 63 हुआ है, तो मैं कहूँगा 16 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए ये नंबर जाने पहचाने, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आएगा, 25 आ जाएगा। 63 और 25 साथियों कितने होते हैं, मैं कहूँगा 88 होते हैं। 88 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, इस दक्षिणावर्त शब्द का मतलब क्या है, और उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती, इस वामावर्त शब्द का मतलब क्या है। मान लीजिए साथियों ये आपकी घड़ी है या कुछ भी है, अभी मान लीजिए कोण ये बन रहा है, अगर मैं आपसे कह, देखिए दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, जैसे घड़ी की सुइयां चलती हैं, यानी कि 1 2 3, अगर ऐसे कोई चीज चल रही तो ये दक्षिणावर्त कहलाई जाएगी। वामावर्त इसका अपोजिट होता है, जैसे कि 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके ये वामावर्त होती है। तो आपसे कहा जा रहा है सुलोचना एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर वो देख रही है, फिर वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती, यानी कि घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ाई। देखिए अगर हम इसको यहाँ से यहाँ कर दें तो ये 90 डिग्री मुड़ेगी, लेकिन 45 डिग्री मोड़ने को कहा गया है तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी। उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त मुड़ती, 135 डिग्री का मतलब क्या है साथियों, आपको 45 डिग्री 3 बार मुड़ाना है ना। तो एक बार 45 डिग्री वामावर्त मुड़ेगी घड़ी की विपरीत दिशा में तो इधर आ जाएगी, दूसरी बार मुड़ेगी इधर आ जाएगी, तीसरी बार मुड़ेगी तो इधर आ जाएगी। तो अब उसका मुंह किस तरफ है, मैं कहूँगा अब उसका मुंह उत्तर की तरफ है, तो उत्तर आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपके सामने साथियों यहाँ पर कथन दे रखे हैं और आपके सामने यहाँ पर निष्कर्ष दे रखे, कह रहे कि मन में द्वंद्व मुश्किलें पैदा करता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, मन में जो द्वंद्व है ये मुश्किलें ही पैदा करता है। किसी के झगड़ों को सुलझाने से व्यक्ति बहुत ही भारी और मजबूत हो जाता है। मतलब अगर किसी के झगड़ों को सुलझाओगे तो व्यक्ति बहुत भारी हो जाएगा क्या, या मजबूत हो जाएगा। देखिए इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। मन में अगर द्वंद्व है तो मुश्किलें पैदा होती हैं, ये बात कही गई है। मानसिक द्वंद्वों से मुक्ति, मानसिक द्वंद्व होता है, अगर इससे मुक्ति मिल जाए तो चीजें आसान हो जाती, ये बात बिल्कुल सही है। इसका तो रिलेशन है, लेकिन पहले वाले का रिलेशन नहीं, यानी कि केवल 2 वाला आपका सही है। नंबर दे दिए जाएंगे, पहला नंबर दूसरा नंबर, और कहा जाएगा इसकी 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी, ये मुझे बताइए। एक सूत्र आपको बता देता हूँ, वो सूत्र लगा देना, काम आपका हो जाएगा। x प्लस वाई माइनस एक्स गुणा वाई अपॉन 100। इसमें x क्या है, पहला नंबर है, y क्या है, दूसरा नंबर, बस रख दो। x प्लस वाई कहा गया है तो 25 प्लस 10 हो जाएगा, माइनस
x गुणा y कहा गया है, तो 25 गुणा 10 हो जाएगा बटे 100 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिए, 25 प्लस 10 35 हो जाएगा, माइनस 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजे 25, 5 दूना यानी कि 5 बटे 2 आ जाएगा। इसको कट करोगे तो 2.5 आता है साथों, यानी कि 35 में से 2.5 घटाओगे तो 32.5 आ जाएगा, यानी कि 32.5 आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे क्या कहता है। चलिए भाई, आपसे कह रहा है कि एक महिला 4,000 में एक घड़ी खरीदती है और इसे 13% की हानि पर बेच देती। भाई साहब, जब 13% की हानि पर बेच रही है तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि घड़ी को कितने प्रतिशत में बेचा गया है। देखिए, मैं कहूँगा अगर 13% हानि पर बेच रही है तो वो 87% पर बेच रही होगी। अगर वो 10% लाभ पर बेचती तो वो 110% पर बेचती। अगर वो 15% लाभ पर बेचती तो वो 115% पर बेचती। अगर वो 10% हानि पर बेचती तो वो 90% पर बेचती। और अगर 13% हानि पर बेचेगी तो वो 87% में बेचेगी। तो घड़ी तो उसने 4,000 रुपये में खरीदी है और 13% की हानि पर यानी कि 87% में वो बेच रही है। तो बस इस 4,000 का आपको 87% निकाल लेना है, यही घड़ी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 40 की गुणा 87 से करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 7 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 33 34 हो गया, 0 लगा लीजिए। 3480 रुपए की वो घड़ी आपकी बिकेगी, यानी कि आपके इस सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी जिनका आंसर आ रहा है, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, एक संख्या को जब 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 19 बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए, इस सवाल को करने की एक आसान ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कभी भी अगर इस लैंग्वेज पर आधारित सवाल हो तो आप क्या करेंगे, ये जो 2 नंबर हैं अंतिम वाले, कुछ नहीं करना है साथियों, 19 की भाग 17 से कर देना। कितना शेषफल बचा, मैं कहूंगा साथियों 17 एकम 17, 2 शेषफल बचा, तो बस 2 ही शेषफल बचेगा, है ना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। इस ट्रिक से जो अंतिम वाले, यहाँ पर कोई नंबर हो कोई आपको मतलब नहीं है, बस ये 2 नंबर लेना, दोनों की भाग करना, है ना। जो शेषफल बचे वही सातों आपका आंसर होगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि आयुष 9200 रुपए में एक पुराना डिजिटल कैमरा खरीदता है, उसकी मरम्मत पर 1200 रुपए खर्च करता है, यानी कि 9200 रुपए का तो वो खरीदता है, इस पर और 1200 रुपए मरम्मत पर वो खर्च करता है। यदि आयुष डिजिटल कैमरे को 12,000 रुपए में बेचता है, देखिए पहले वो देखिए पड़ा वो कितने रुपए का, 00 ये हो गए, 4 ये हो गए, यानी कि 10,400 रुपए का तो वो पड़ा है, लेकिन वो उसको 12,000 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा। देखिए, उसका लाभ आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है सातों, उसका लाभ यहाँ पर सातों कितना हो जाएगा, ये बात सबसे पहले मुझे यहाँ पर आप लोग बता दीजिए। तो 1600 रुपए सातों उसको लाभ मिल रहा है ना। तो बस इसको प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा करेंगे, नीचे आपका क्रय मूल्य आ जाएगा जो कि 10,400 यहाँ पर आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे और 2 दूना हो जाएगा। फिर से कट करेंगे, 2 से 400 आ जाएगा, 2 दूना 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 200 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब डायरेक्ट कट कर लीजिए, 13 कम 13, ये कितना बचेगा, 70 हो जाएगा, 7 बचेगा। 13 पंजे यहाँ पर 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, 5 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। 13 चक्कू 52, तो 13 तियाँ करके आएगा, यानी कि 15.3 करके आएगा, और 15.3 करके आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। समझ गए साथियों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए सवाल को, और आप लोग मुझे बताइए कि आपके सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए, यानी कि सूरज एक कार का 1/12 भाग 9 दिनों में करता है। तो भैया सूरज एक कार का, है ना, यानी कि सूरज पूरा काम कितने दिन में करेगा। सूरज पूरा काम, यानी कि सूरज अपने कार का मतलब गुणा 1/12 भाग जो है वो 9 दिन में करता है। तो मैं तो यहाँ से बहुत आराम से निकाल सकता हूँ कि वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 की गुणा 9 से हो जाएगी, 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो 12 पंजे कितने होते हैं, 12 नीम कितने होते हैं, ये आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। 108, यानी कि पूरा काम जो करेगा, पूरा काम सातों 108 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा सातों, वो 108 दिन में करेगा। इतनी बात सातों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यानी कि इस दर से उसे कार्य करने में कितने दिन और लगेंगे। तो अब आपको 108 में से क्या घटाना है, 108 में से ये 9 दिन घटाना है। तो 9 दिन घटाओगे, मैं कहूँगा 99 दिन लगेंगे, 99 दिन और लगेंगे। तो 99 दिन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए वाले में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यदि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है सातों, 132 है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर कितना होगा। देखिए, एक बात यहाँ आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, अगर 9 क्रमागत सम संख्याएं और उनका औसत 132 है, यानी कि पूरी 9 क्रमागत सम संख्याओं की श्रृंखला में जो बीच की संख्या होगी वो 132 होगी, तभी तो साथियों वो औसत हो पाएगी। तो मान लेते साथियों वो बीच की संख्या ये 132 हो जाएगी। तो 9 क्रमागत सम संख्याएं हैं, ये बिल्कुल बीच की संख्या है, तो इससे पहले भी 4 संख्या होंगी और इसके बाद भी 4 संख्याएं होंगी। इससे पहले जो संख्या होगी वो 132 है, सम संख्या इससे पहले वाली क्या होगी, 130, और उससे पहले क्या होगी 128, उससे पहले क्या होगी साथियों
126 हो जाएगा और उससे पहले क्या हो जाएगी 124 हो जाएगी। यानी कि 9 संख्याएं थी, ये बीच की संख्या औसत है, तो 4 संख्याएं इधर हो गई, अब 4 संख्या इधर हो जाएगी। 132 के बाद 134 और फिर 136 और फिर सातों 138 और फिर 140 हो गई। बीच की संख्या ये है, 4 संख्याएं ये इधर हो गई, 4 संख्याएं ये हो गई, तभी तो साथियों 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है, तो ये 132 बीच वाली हो गई। अब कहा जा रहा है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा, यानी कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर क्या होगा। 124 और 140 का अंतर कितना होगा, मैं कहूंगा 16 होगा। तो 16 आपके सवाल का जवाब होगा। देखिए कितना आसान हो गया है ना। चलिए आसान हो गया तो अच्छी बात है। पूरे 100 सवालों की सीरीज लेकर आया था और इन 100 सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे। अंतिम सवाल है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपसे क्या क्या कहा जा रहा है, ए एक कार को 18 दिन में कर सकता है, बी इसे 12 दिन में कर सकता है। ए एक कार को 18 दिन में कर सकता है और बी इस कार को साथियों 12 दिन में कर सकता है और सी इसको 9 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहे कि ए बी ने केवल 4 दिन कार्य किया। सबसे पहले एक बात यहाँ पर ये देख लीजिए कि एक ऐसा नंबर ले लीजिए जो कि इन तीनों नंबर से कट सके। मैं कहूँगा वो नंबर 36 हो जाएगा, है ना। 18 दूना 36, 12 तीन 36, 9 चौक 36। कहने का मतलब है कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। ये 36 क्या है, 36 ये आपका टोटल काम है। समझ गए। अब देखिए आगे कहानी कह रही है, ए और बी ने केवल 4 दिन कार्य किया। ए करता है 2 काम, बी करता है 3 काम, 2 + 3 यानी कि टोटल 5 काम। ए और बी डेली कितना काम करते हैं, 5 काम करते हैं और ए और बी 4 दिन तक कार्य करते हैं। यानी कि 4 दिनों तक ए और बी ने कितना काम किया, मैं कहूँगा 20 काम किया। अच्छा टोटल काम कितना है, टोटल काम 36 है। 20 काम इन्होंने कर दिया है, काम अब कितना बचा है, 16 काम बचा है। तो कहा जा रहा है कि जो शेष कार्य है यानी कि जो 16 कार्य है इसको अगर सी करता है तो कितने दिन में करेगा। सी एक दिन में 4 कार्य करता है, 16 काम करना है तो उसको तो 4 दिन का समय लगेगा। तो बस 4 दिन आपके सवाल का बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।